हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक ना, ये क्या होता है इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था। ठीक ना, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? जर्मेनिया के बारे में पढ़ा था। ठीक ना, और क्रिश्चियन मैरियाने के बारे में पढ़ा था। ये लोग कौन थे? ये लोग वैसे नेशन को विजुअलाइज करने के तौर पर, ठीक ना, इनको एक आइडियल के तौर पर इनको दिखाया जाता था। ठीक ना, विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़े थे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने। ठीक ना, तो आज के क्लास में हम लोग नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा चैप्टर जो है नेशनलिज्म पर आधारित है। तो आज मैं आपको नेशनलिज्म का भी एक बार पीछे का रिवाइज करा देता हूँ कि नेशनलिज्म का रियल मीनिंग क्या होगा। तो नेशनलिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि जाति, संस्कृति, भाषा आदि की समानता के आधार पर, ठीक ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो जन भावना होती है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। मतलब समझिएगा, यानी कास्ट, कल्चर, ठीक ना, लैंग्वेज, इक्वलिटी, इनके आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की जो लोगों की भावना होती है, उसी को क्या बोला जाता है? नेशनलिज्म बोला जाता है। ठीक ना, तो यहाँ तक तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था नेशनलिज्म के बारे में। ठीक ना, इस चीज़ों को चर्चा भी किया था। इम्पेरियलिज्म क्या होता है इसको समझिएगा। इम्पेरियलिज्म क्या होता है ना, ये ऐसा पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है ना, जिसमें जो शक्तिशाली राज्य होते हैं, ठीक ना, जो शक्तिशाली राज्य होते हैं वो क्या करते हैं? अपने से कमज़ोर राज्य पर अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। मतलब अपने से कमज़ोर राज्य पर वो लोग क्या करना? अपना संप्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। नेशनलिज्म क्या होता है और इम्पेरियलिज्म क्या होता है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए क्या है, जैसे कि कह रहा है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब जो अंतिम क्वार्टर था, ठीक ना, 19th सेंचुरी के अंतिम क्वार्टर आते आते तक बाई लगा है तो तक बोलेंगे। ठीक ना, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो मतलब जब अंतिम शताब्दी, मतलब 19th सेंचुरी का जो अंतिम क्वार्टर था, वहाँ आते आते तक क्या हुआ कि जो इनका आइडिया था नेशनलिज्म का, क्या आइडिया था? आदर्शवाद। जिस आदर्शवाद तरीके से जो ये लोग क्या करते थे, आदर्शवादी आज़ादी की बात करते थे, लोकतांत्रिक भावनाओं की बात करते थे, ये फीका पड़ गया था। ठीक ना, मतलब अंत तक आते आते क्या हो गया था? ये फीका पड़ गया था। जिस तरीके से शुरुआत में ये लोग जो विचारधारा के साथ चले थे, लेकिन जब अंत आते आते, मतलब 19th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी, आते आते यहाँ पे ये विचार उनका क्या हो चला था? सीमित हो गया था। विचार उतना ये ज़्यादा उस समय प्रभावी विचार नहीं था। ठीक ना, 19th सेंचुरी के अंत आते आते तक। ठीक ना, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इस पीरियड में क्या हुआ, जो भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, ठीक ना, जो भी राष्ट्रवादी समूह थे, ठीक ना, और वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए। इंटॉलरेंट का मतलब अब वो लोग असहिष्णु हो गए। ठीक ना, अब हमेशा वो लोग क्या, पहले आदर्शवादी बातें करते थे, ठीक ना, आपस में मिलजुल कर रहने की बातें करते थे। अब वो लोग तुरंत क्या होते थे? लड़ने के लिए उतारू हो जाते थे। ठीक ना, अपनी बात को रखने के लिए वो लोग क्या करते थे? एक रास्ता चुनते थे, वो था लड़ाई का। ठीक ना, हमेशा तैयार रहते थे वार के लिए। ठीक ना, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कौन? जो उस समय यूरोपियन पावर थी। ठीक ना, जो उस समय प्रमुख यूरोपियन पावर थी, जो मेन यूरोपियन पावर थी, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको क्या किया? बहका दिया। ठीक ना, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा के क्या किया कि जो उस समय जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थी, या जो एस्पायरेशन थी, लोगों की लालसा थी कि हमको राष्ट्रवादी बनना है, ठीक ना, उसका यूज करके ये लोग क्या किए? अपना जो इम्पेरियलिस्ट एम था, इम्पेरियलिस्ट एम मतलब समझते हैं ना, जो साम्राज्यवाद को फैलाने का जो इनका लक्ष्य था, उस पर इन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा जोड़ दिया। मतलब लोगों को बहला फुसा कर अपने में क्या किया? मिला लिया। और अपनी जो साम्राज्यवाद थी, जैसे इम्पेरियलिस्ट थी, साम्राज्यवाद अभी मैंने बताया साम्राज्यवाद क्या होता है। ठीक ना, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को, जो उससे छोटे कंट्री को या कम शक्तिशाली कंट्री को अपने अधिकार में ले लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरियलिस्ट। ठीक ना, तो उन्होंने इस तरीके से, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि देखा अभी इन लोगों के बीच में क्या उस तरीके का
कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक ना। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाया जो उस समय मेजर यूरोपियन पावर थी, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो आपके बुक में दिया है आपको मैंने समझा दिया। कह रहा है कि जो सबसे सीरियस सोर्स देखने को मिला, स्रोत देखने को मिला नेशनलिस्ट का, यानी राष्ट्रवाद टेंशन का, वो कहाँ देखने को मिला? यूरोप में देखने को मिला। कब? 1871 के बाद, ठीक ना। और किस क्षेत्र में देखने को मिला? उस क्षेत्र में देखने को मिला जिसको क्या बोला जाता था? बाल्कन। बाल्कन समझते हैं क्या होता है? बाल्कन मतलब बाल्टिक सी के इर्द गिर्द जो कंट्री पाया जाता था ना, उसको क्या बोला जाता था? बाल्कन कंट्री बोला जाता है। आज के डेट में भी 3 कंट्री को बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। कौन से 3 कंट्री है आज के डेट में? इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक ना। इनको बाल्टिक कंट्री के रूप में आज भी जाना जाता है, ठीक ना। लेकिन उस समय बाल्कन कंट्री में बहुत सारे कंट्री आते थे, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। आज के डेट का रोमानिया भी आता था, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ठीक ना। ये सब उसी के अंदर आते थे, ठीक ना। किसके? बाल्कन्स एरिया के अंदर ये सारे लोग आते थे, सारी कंट्री जाती थी उस समय, ठीक ना। 1871 की बात हो रही है बाबू, ठीक ना। आज के डेट में मैंने क्या बताया? आज के डेट में मात्र 3 कंट्री आती है, जिसको हम लोग बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक ना। बाल्टिक सी के पास पाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? इस्टोनिया, लत्विया और लिथुआनिया, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मतलब हम आपको पास्ट का भी बताते चल रहे हैं और प्रेजेंट का भी बताते चल रहे हैं। और इनको जो वहाँ पे रहते थे ना इस एरिया में, उनको क्या बोला जाता था? उनको स्लेव्स बोला जाता था, SLAVS, ठीक ना। उनको स्लेव्स के तौर पर उनको जाना जाता था, उनको स्लेव्स बोला जाता था, मतलब बोलने का तरीका हो गया, ठीक ना। तो उनको स्लेव्स बोला जाता था। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये जितना भी अभी मैंने बताया, ठीक ना, बाल्कन में जितने भी कंट्रीज का नाम बताया, इसका बड़ा भाग, ठीक ना, मतलब इस एरिया का जो बाल्कन एरिया था उसका बहुत बड़ा भाग किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको बताया था, जिससे ग्रीस की लड़ाई भी हुई थी, पढ़ा था ना हम लोग? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जब रेवोल्यूशनरी वार पढ़े थे, ठीक ना, उसमें हम लोग पढ़े थे ना 1830 से 1848 के बीच जो स्ट्रगल टाइम पढ़े थे, उसमें ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े थे ना, तो उसमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी हम लोग देखे थे। तो वही कह रहा है कि इसका बहुत सारा पार्ट बाल्कन एरिया का वो किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। यानी इस पे तुर्क मुस्लिम, ऑटोमन एम्पायर में कौन था? तुर्क मुस्लिम शासन करते थे, ठीक ना। मुस्लिम रूलर होते थे, वो शासन करते थे। इसमें क्या हुआ कि जब आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म फैला, ठीक ना, मतलब जो विचार रोमांटिक आर्टिस्ट का, रोमांटिक नेशनलिज्म का जब बाल्कन एरिया में फैला, ठीक ना, तो ऑटोमन एम्पायर टूटने लगा, ठीक ना। ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया? धीरे धीरे टूटने लगा। मतलब क्या कि धीरे धीरे जो भी उसके अधीन कंट्री होती थी, धीरे धीरे उसके अधीन जो भी छोटी छोटी कंट्री थी, छोटे छोटे देश थे, वो क्या हो गया? उससे अलग होना शुरू हो गए, अपना नेशन स्टेट बनाना शुरू कर दिए, ठीक ना। जैसे हम लोग ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़े ही थे, ठीक ना, देखे भी थे उस चीज़ को। कह रहे ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, पूरे 19th सेंचुरी के दौरान द ऑटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स। कह रहा है कि पूरे 19th सेंचुरी के दौरान जो ऑटोमन एम्पायर थी, ठीक ना, वो हमेशा अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या करती थी? मॉडर्नाइजेशन लाती थी, आधुनिकीकरण करती थी कि हम अपने आप को आधुनिक बना लेंगे तो लोग क्या होंगे? मतलब हमारा पावर बढ़ जाएगा, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक ना। और छोटे छोटे जो आंतरिक रिफॉर्म्स होते थे उसको भी लाते थे। मतलब ये पूरा एम्पायर था, मतलब राजा ही रूल करता था, लेकिन ये लोग मतलब इस तरीके से जो उस समय सिचुएशन था यूरोप के, उसके अनुसार ढल रहे थे कि हम लोग क्या कर सके, अपने साम्राज्य को उसी तरीके से कायम रख सके जैसे कि पहले हम लोग कायम रखे थे, ठीक ना। लेकिन ये जो आइडिया था उनका उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक ना। बिल्कुल सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, 1 by 1 करके, मतलब एक करके जो भी यूरोपियन कंट्री थी, ठीक ना, वो किस चीज़ की बात करने लगी? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहती थी। वो लोग खुद आज़ाद रहना चाहते थे, ठीक ना। वो लोग खुद क्या रहना चाहते थे? आज़ाद रहना चाहते थे। और जो बाल्कन पीपल हैं, ठीक ना, बाल्कन पीपल मैंने अभी बताया स्लेव्स को बोलेंगे। स्लेव्स यानी बाल्कन एरिया में जो भी लोग रहते थे उनको स्लेव्स बोला जाता था, ठीक ना। तो जो भी बाल्कन लोग होते थे, ठीक ना, वो अपना इंडिपेंडेंस का दावा करते थे, ठीक ना। अपना इंडिपेंडेंस मतलब अपने आज़ादी का दावा करते थे, अपनी राजनीतिक आधार का, अपने राजनीतिक जो राइट्स होते थे, हक होते थे, उसकी बात करते थे, ठीक ना। नेशनलिटी के आधार पर
राष्ट्रीयता के आधार पर, ठीक ना। और अपने हिस्ट्री का यूज करते थे, हिस्ट्री मतलब समझते ना, अपने इतिहास का यूज करते थे इस बात को साबित करने के लिए कि वो भी एक बहुत पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करते थे। वो भी एक बहुत पहले क्या होते थे, इंडिपेंडेंट कंट्री होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो भी फॉरेन पावर थी उन्होंने उनके अधीन होते चले गए। मतलब जो भी फॉरेन पावर आई, मतलब विदेशी शक्ति आई, उन्होंने क्या किया, इनको अपने अधीन बना लिया मतलब इन पर विजय पा लिया, ठीक ना। मतलब वो अपने इतिहास को दिखाते थे कि हम भी पहले इंडिपेंडेंस थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब यूरोपियन फॉरेन पावर आई विदेशी शक्ति आई और वो हमसे पावरफुल थी, तो उन्होंने क्या किया, हमको अपने अधीन बना लिया, मतलब हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, ठीक ना। तो जो भी रिबेलियस नेशनलिटीज़ थी, मतलब जो भी विद्रोह करने वाले राष्ट्रवादी थे बाल्कन एरिया में, ठीक ना, वो अपने स्ट्रगल को सोचते थे, अपने स्ट्रगल के बारे में सोचते थे, मतलब अपने संघर्ष के बारे में सोचते थे एज एन अटेम्प्ट टू विन बैक, ठीक ना, एक प्रयास के रूप में, ठीक ना, कि वो फिर से उस मतलब जो स्ट्रगल के थ्रू उस चीज़ को जीत सके जो बहुत पहले जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी जिसमें वो लोग हार चुके थे। उस लड़ाई को इस बार का जो स्ट्रगल हो उसमें हम लोग क्या करें, इस स्ट्रगल के थ्रू उस हार का बदला ले लें और हम लोग यहाँ पे जीत हासिल कर लें। ये उन लोगों का मानना था, किसका, जो भी बाल्कन एरिया में लोग रहते थे उनका, ठीक ना, जो भी कंट्रीज थी उनका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। कह रहा है कि एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट, जो भी स्लेविक अभी मैंने बताया, स्लेव यानी बाल्कन एरिया में जो लोग रह रहे थे उनको स्लेव बोला जाता था, तो उनको स्लेविक नेशनलिटीज़ की बात करिए। जैसे जैसे अलग अलग जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे, ठीक ना, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान को बताने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक ना, तो बाल्कन एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे देखने को मिलती थी, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह देखने को मिलते थे, ठीक ना। और बाल्कन जो भी कंट्रीज थी, जो भी स्टेट्स थी, अलग अलग जो भी कंट्रीज थी, ठीक ना, वो बहुत एक दूसरे से जलन भी रहते थे, मतलब जेलस फील करते थे, ठीक ना, जलनशील रहते थे और उनको हमेशा एक दूसरे के फिराक में रहते थे कि किसी को ज़्यादा ज़मीन ना मिल जाए, ठीक ना, किसी को कम ना मिल जाए। मतलब ज़्यादा हमेशा जो भी पावरफुल रहते थे वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर सके जब हम लोग क्या हो, आज़ादी हासिल करें तब, ठीक ना। तो मतलब आपस में भी इनकी सहमति नहीं थी, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, मैटर और भी कॉम्प्लिकेटेड कब हो गया, जब बाल्कन्स को भी क्या देखने जाने लगा कि एक बहुत बड़ा, इसमें भी बहुत जो भी पावरफुल राइवलरी का युद्ध देखा जाने लगा। जो भी मतलब पावरफुल उस समय यूरोपियन पावर्स थी, ठीक ना, वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी, ठीक ना। वो भी प्रयास कर रही थी कि हम भी यहाँ पे क्या करें, अपना ट्रेड या कॉलोनी बना ले, ठीक ना, या मिलिट्री बेस बना ले, जिससे हमारा फ्यूचर में क्या हो, हमारी पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक ना, हमारा जो और भी ज़्यादा साम्राज्य फैले, ठीक ना। इस तरीके से वो लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे। जब बाल्कन युद्ध हो रहा था, बाल्कन एरिया में इंटेंस सिचुएशन का माहौल था, तब ये सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन, ठीक ना। मतलब ये बहुत ही इच्छुक थे, ठीक ना, किस चीज़ का, काउंटरिंग द होल्ड, मतलब एक दूसरे के पावर का विरोध करते थे, ठीक ना। अगर मानो रसिया अपना पावर जमाना चाह रहा है तो इंग्लैंड उसका विरोध करता था, ठीक ना। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि इनके मन में भी एक इच्छा थी कि हम अपना क्या हो, ज़्यादा कंट्रोल रखें, हम अपना ज़्यादा साम्राज्य रखें, ठीक ना। वही चीज़ यहाँ पे दिखा भी है, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ, बहुत श्रृंखलाबद्ध में युद्ध हुए, मतलब एक के बाद एक युद्ध होते चले गए, ठीक ना, उस रीजन में। और उसके बाद से फाइनली आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखने को मिल ही गया, ठीक ना। इसी के कारण क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखने को मिल गया। इतना इंटेंस सिचुएशन हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी देखने को मिल गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू, कि किस तरीके से नेशनलिस्ट की फीलिंग को, ठीक ना, नेशनलिस्ट की फीलिंग को मैनिपुलेट किया गया इम्पेरियलिज्म के द्वारा। तो बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक ना, डिफरेंट लोगों को, ठीक ना, या डिफरेंट जो एम्पायर थे उस समय उनको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बाबू आपको। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है नेशनलिज्म अलाइंग विथ इम्पेरियलिज्म। कह रहा है कि जब राष्ट्रवाद का गठबंधन हुआ साम्राज्यवाद के साथ, तो बहुत ज़्यादा यूरोप में डिजास्टर देखने को मिला 1914 में, ठीक ना।
जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरुआत हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिला, आपको तो पता ही है, ठीक ना, इस चीज़ को क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। बट मीन वाइल मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कोलोनाइज बाई द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी, कह रहा कि लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद कि जो भी कंट्रीज थी वर्ल्ड में, संसार में, जो कोलोनाइज थी यूरोपियन पावर द्वारा, मतलब जिस पे यूरोपियन पावर अपना कॉलोनी बना के रखी थी, मतलब अपना गुलाम बना के रखी थी, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये जो साम्राज्यवाद तरीके से जो अधिकार वो लोग बना के रखते थे कि हाँ इस पर हमारा अधिकार है, ब्रिटेन के साम्राज्य का अधिकार है, अब उन्होंने क्या किया, जो भी कॉलोनी थी, जैसे इंग्लैंड कॉलोनी बनाया था कि नहीं इंडिया का, तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि कॉलोनी में भी क्या हो गया, धीरे धीरे अपोज होना शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया। ये केवल इंडिया की बात नहीं है, मैं पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ, जितने यूरोप के जो भी कंट्री थे, अलग अलग जो कॉलोनी बना के रखे थे ना, वहाँ पे उनका विरोध होना शुरू हो गया कि अब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस नेशन हमको चाहिए, हमको भी एक क्या बनना है, नेशन स्टेट बनना है। इस तरह की डिमांड वहाँ पे शुरू होने लगी। लोग वहाँ पे कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की बात करने लगे, ठीक ना। और इस चीज़ के लोग क्या करते थे, लोगों को युद्ध भी करना पड़ता था, ठीक ना, किसके साथ, इम्पेरियलिज्म के साथ, यानी साम्राज्यवाद जो था वहाँ पे, उनके साथ कभी कभी कन्फ्रंटेशन, आमना सामना करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, ठीक ना, अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक ना। यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेर रेप्लिकेटेड। अब जो यूरोप का आइडिया था, देखो नेशनलिज्म का जो आइडिया था यूरोप से ही निकला, ये तो हम लोग शुरू से इस चीज़ को पढ़े। अब ये पूरे जगह पर रेप्लिकेट हो रहा था, रेप्लिकेट मतलब समझता है ना, इसको दोहराया जा रहा था पूरे जगह पर, ठीक ना। और सब लोग अपने तरीके से नेशनलिज्म को देख रहे थे, ठीक ना, अपना एक अलग किस्म नेशनलिज्म का डेवलप कर रहे थे, राष्ट्रवाद का एक अलग तरीका डेवलप कर रहे थे। बट द आइडिया डेट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक ना, वो क्या था कि सारे लोग किस चीज़ को बात कर रहे थे, सारे लोग बात कर रहे थे नेशन स्टेट बनने की, ठीक ना, किस चीज़ की, नेशन स्टेट बनने की, मतलब एक फ्री इंडिपेंडेंस कंट्री बनने की, ठीक ना। इसको एक्सेप्ट किया गया एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब इसको एज ए नेचुरल और यूनिवर्सल तरीके से इसको पूरे कंट्री ने एक्सेप्ट किया इस आइडिया को, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर द एंड, ठीक ना। यहाँ तक हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।